हम अपने दर्शकों के सवाल YouTube से लें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट दागे हैं। जी हां, उत्तरी इजराइल पर लेबनान से यह हमला किया गया। लेबनान के मेतुला और किरियात शिमोना से अटैक हुआ है। इजरायली हमले में मेतुला में भारी नुकसान हुआ है। मेतुला और किरियात शिमोना में बत्ती भी गुल हो चुकी है और हमले लगातार जारी हैं। 25 रॉकेट का इस समय जिक्र किया जा रहा है, यानी बहुत मतलब साफ है। बातचीत होगी इस्लामाबाद में, बातचीत होगी ईरान और अमेरिका में, लेकिन दूसरी तरफ जंग जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। इजराइल और लेबनान के बीच भयंकर युद्ध इस समय भी जारी है। हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर यह पलटवार कहा जा रहा है और हिजबुल्लाह ने करीब 25 रॉकेट दागे हैं। मेजर गौरव आर्य, यह लग नहीं रहा कि मामला रुकेगा। ये बातचीत होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जंग जारी रहेगी ये जरूर लग रहा है। देखिए साफ सीधी बात है गौरव, सीधी बात है। ये जंग हो आगे, देखिए ये जंग बढ़ेगी आगे। आपकी शांति वार्ता हो ना हो वो बात की बात है। शांति वार्ता हो जाए, मैं कह रहा हूं शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो जाए, ये जंग चलती रहेगी। हिजबुल्लाह अटैक करता रहेगा क्योंकि इनके पीछे खड़ा है ईरान, और जब तक ईरान का सपोर्ट रहेगा हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा और इजराइल 10 गुना जवाब देता रहेगा। ये रुकने वाली चीज नहीं है, रुकने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि एक बातचीत तो यह भी हो रही है ना लेबनान और इनमें सीज फायर की, कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में मिल सकते हैं। तो क्या बातचीत संभव है? आप कह रहे हैं लेबनान से तो हिजबुल्लाह से तो लेबनान भी परेशान है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, लेकिन लेबनान कैसे? सिर्फ लेबनान के परेशान होने से नहीं होता, उनको निकालेगा कौन? हिजबुल्लाह के पास उतने हथियार हैं जितनी लेबनान की फौज के पास नहीं है। हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है। जब हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है तो हिजबुल्लाह फिर अपनी मनमर्जी भी करता है। ये जब रॉकेट मारेंगे इजराइल के ऊपर, इजराइल जो है 25 की जगह 250 रॉकेट मारेगा, 10 गुना ज्यादा। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमें मार दिया, देखो इजरायली कितना हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ये बोलेंगे ये सब। देखिए इजराइल नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए ये चाहते क्या है? सबसे पहले आप कह रहे हैं लड़ाई हो क्यों रही है, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि सारे यहूदियों को मार दें। ये चाहते हैं कि इजराइल जो है नक्शे से खत्म हो जाए। आपने सुना है ना, अक्सर ये बोलते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये क्या है? ये रिवर टू द सी, कौन सा रिवर, कौन सा सी? जॉर्डन का रिवर, मेडिटेरेनियन सी। लेकिन जॉर्डन के रिवर और मेडिटेरेनियन के सी के बीच में आता है इजराइल। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी कि इजराइल को हस्ती से मिटा दो, पूरा खत्म कर दो इजराइल को। ये चाहते हैं क्या? ये देखिए इसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है गौरव जी, इसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि साहब 2 कदम आप लो 2 कदम हम लेते हैं, बीच में हाथ मिलाते हैं। मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। वो लोग चाहते क्या? ईरान क्या चाहता है? सारे यहूदियों को मार दो, इजराइल खत्म कर दो। ऐसा कैसे हो सकता? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं YouTube के जरिए, आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं, मेजर गौरव आर्य, उनका सवाल है। गीता है, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये भी सस्पेंस बना हुआ है ना कि हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति क्या है, कि अब खुल गया कि नहीं खुल गया, या आगे खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखिए गीता जी, जो आपने सवाल पूछा है कि हॉर्मुज खुलेगा नहीं खुलेगा, उस पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट टिके हुए। तो मेरा ये कहना खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई इसका सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता है। सवाल ही आपका ऐसा है कि इसका कोई आंसर नहीं है। ये डिपेंड करते हैं कि ईरान के साथ क्या नेगोशिएशन होंगे। आज की तारीख में ईरान को एक ऐसा नेगोशिएटिंग टूल मिल गया है कि अगर इसकी बात नहीं मानी गई, अगर आपने तेहरान की ईरान की बात नहीं मानी, हॉर्मुज बंद करो, दुनिया भर की सांसें रोक दो, यहां से गला पकड़ लो, तो देखते हैं ईरान कौन सी डील लेकर मानता है। हाँ देखना होगा ना। लेकिन यह है कि हॉर्मुज के ऊपर तो पूरी जंग इस समय टिकी हुई है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुलता, आंशिक रूप से खुल सकता है। मेरे कहने का भाव यह है कि कुछ देशों के लिए खोल दिया जाए, लेकिन कुछ के लिए परमानेंटली बंद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के लिए खुल जाए कि ठीक है भारत के जहाज निकलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये करेगा ईरान, और ईरान को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये करना पड़ेगा। लेकिन ईरान एक और चीज बोलेगा, हॉर्मुज खुलने से ईरान का क्या फायदा, दूसरों का नुकसान तो है। हॉर्मुज अगर कल खुल जाए तो ये देखिए हॉर्मुज खुल जाए, इसमें ईरान का क्या फायदा है? ईरान हॉर्मुज को रोक के दूसरों का नुकसान कर सकता है, अपना फायदा नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ ईरान को यह भी बोलना पड़ेगा कि जो ईरान का ऑयल एंड गैस है उसके ऊपर से सैंक्शन हटाओ। ये सारी की सारी चीजें देखिए, हॉर्मुज से अगर हॉर्मुज खुल गया तो किसका माल वहां से जाएगा? सऊदी अरब का, बहरीन का, कतर का, ओमान का, यूएई का, इन सब का तो सामान जाएगा। ईरान का थोड़ा ना जाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए। अगर ईरान का चला भी जाए, खरीदेगा कौन?
इसीलिए ईरान चाहेगा कि सैंक्शन भी हटाओ, प्राइमरी सेकेंडरी सारे सैंक्शन हटाओ, तब हम हॉर्मुज खोलेंगे। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की वजह से शांति वार्ता पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जो शनिवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बातचीत होनी है, उसके ऊपर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि खबर है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं गया ईरान का कोई डेलीगेशन। पहले जानकारी आ रही थी कि डेलीगेशन पहुंच गया, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हमारा कोई डेलीगेशन नहीं गया। ईरान ने कहा है कि हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं गया है। ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान पर यही स्थिति रही तो नहीं जाएंगे। ईरान का दावा यह भी है कि ईरान पाकिस्तान नहीं जाएगा हमारा डेलीगेशन। तो ये तो फिर सस्पेंस इस तरीके का है कि अगर अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच भी गया तो उनका प्रतिनिधिमंडल, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई नहीं आया तो बातचीत कैसे होगी? ये और कंफ्यूजन बढ़ता हुआ मेजर गौरव आर्य नजर आ रहा है। साफ सीधी बात है गौरव, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ईरानियों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ईरानियों को यह पता लग गया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपकी अनुमति हो तो। जी। अगर आप किसी होटल में किसी की शादी करवाते हैं, एक होटल है उसमें आप शादी करवाते हैं, आप पूरा बिल देते हैं, होटल वाला खाना बनाता है, क्या होटल वाला एक क्लेम कर सकता है कि शादी उसने करवाई क्योंकि उसके होटल में शादी हुई? नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान एक होटल है जिसको पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ये इवेंट करवा रहा है। अब इसमें लोग आते हैं नहीं आते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। वो अगर अमेरिका की गारंटी होगी तो वो आएंगे, उनकी बातें रखी जाएंगी, तब ईरानी आएंगे। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? होटल वाला है। आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? देखिए, मैं अभी नहीं कह सकता कुछ, हो सकता है आज शाम तक ईरानी आ जाए। मीटिंग कल है ना, कल सैटरडे है, हो सकता है आज रात को पहुंच जाए, हो सकता है कल सुबह पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर ये ख्वाजा आसिफ के साथ जुड़ी हुई है, और बड़ी खबर इस समय स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ की पोस्ट से यूएस भी नाराज नजर आ रहा है। देखिए, एक पोस्ट की जाती है इजराइल को लेकर, उसमें टिप्पणी की गई और उसके बाद इस तरीके की स्थिति हुई कि पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। इजराइल नाराज था, अब यूएस भी नाराज है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये पोस्ट अब आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इजराइल से डांट पड़ने के बाद ख्वाजा आसिफ ने ये पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि इस पोस्ट में लिखी एक लाइन ने इजराइल का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। नेतन्याहू आग बबूला हो गए, क्योंकि पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर जैसी सत्ता कहा था। उन्होंने लिखा था कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी जमीन पर सत्ता को खड़ा किया वो नर्क में चलें। यही नहीं, उन्होंने लेबनान, गाजा और ईरान में हो रही हिंसा को नरसंहार बताते हुए बेकसूर नागरिकों की हत्या की निंदा की थी। यानी एक और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की बातचीत करवाने की तैयारी में जुटा था पाकिस्तान, तो दूसरी ओर उसके रक्षा मंत्री इजराइल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाए, क्योंकि नेतन्याहू के कार्यालय ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, कड़ी प्रतिक्रिया दी, उसे याद दिलाया कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका में है, इसलिए उसे इस तरह का बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नेतन्याहू के कार्यालय से ये बयान आते ही आनन फानन में ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक उस्ताद बनने के चक्कर में लगे पाकिस्तान की अच्छी खासी भद पिट चुकी थी। तो बेइज्जती तो खूब पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को साथ जोड़ रहे हैं लगातार। YouTube के ऊपर आप भी जाइए और न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर आप कमेंट कीजिए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास एक सवाल आ चुका है, उसका रुख करते हैं। मनीष झा हमारे दर्शक है, मनीष झा, वो तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, और मनीष झा का सवाल है मेजर गौरव आर्य, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनीष जी, एक तो आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, सवाल बहुत पूछा जाता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। बात यह है कि विश्व युद्ध से हमारा क्या मतलब है। अगर हम ये कहते हैं कि विश्व युद्ध में इकोनॉमिक भी होता है, जियोपॉलिटिकल भी होता है, सप्लाई चेन भी होती है, तो हाँ ठीक है, आज की तारीख में हम विश्व युद्ध के बीच में हैं। लेकिन अगर यह मतलब है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें, सारे के सारे देश शामिल हो जाएं, तो वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि विश्व युद्ध की सूरत बदल गई है। ठीक है, आज की तारीख में हजारों किलोमीटर दूर लड़ाई हो रही है, और भारत और चीन जैसे देशों में देख हमारा कोई युद्ध से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारे ऊपर इंपैक्ट क्यों आ रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक अनअनाउंस्ड वर्ल्ड वॉर की तरह ही है, जिसमें कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें 10 और फैक्टर्स हैं हथियारों के अलावा। ठीक है, एक और सवाल है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आएगी, मैं उसका भी रुख करूंगा। उत्कर्ष मिश्रा है, वो पूछ रहे हैं कि दुनिया के हालात को देखते हुए भारत कितना सुरक्षित है। मुझे लगता है कि भारत, उत्कर्ष जी मैं आपको बताऊं,
बहुत अच्छा सवाल है। भारत बहुत सुरक्षित है और कई लोगों ने यह बोला कि भारत ने क्यों नहीं करवाई ये मीटिंग, भारत ने शांति क्यों नहीं करवाई, चाइना ने क्यों नहीं करवाई, यूके, बिल्कुल, जर्मनी, इतने बड़े यूरोपियन यूनियन, इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े समूह, उन्होंने क्यों नहीं करवाई? उनको पता है इसमें गंद है, उनको पता है दलदल है, इसीलिए आपको पाकिस्तान चाहिए ये सब उल्टी सीधी चीजें करने के लिए। बहुत अच्छा है कि भारत इसके बीच में नहीं पड़ा, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है नहीं बेसिकली। जी चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट डिलीट कर दी है, लेकिन इजराइल नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, और इस बीच जानकारी ये भी है कि कई सवाल ये पोस्ट पीछे छोड़ चुकी है। मैं कुछ सवाल उठाता हूं जिनके ऊपर बात करूंगा। सवाल नंबर 1, क्या सच में पाकिस्तान मध्यस्थ बन सकता है? दूसरा सवाल यह भी है, क्या पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या पाकिस्तान की विदेश नीति में बिल्कुल दम नहीं बचा है? और चौथा सवाल जिसके ऊपर आज बात करेंगे, क्या यह पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है? पांचवां सवाल स्क्रीन के ऊपर, क्या पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? मेजर गौरव आर्या, ये 5 सवाल रख दिए मैंने आपके सामने, लगता है आपको भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान पे जिसने भरोसा करा है, पाकिस्तान ने उसकी पीठ में खंजर उतारा है। अमेरिका ले लीजिए, तालिबान ले लीजिए, अब ईरान भी उस फहरिस्त में शामिल हो गया। नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं कि ना तो इनके ऊपर भरोसा कीजिए, पाकिस्तान का आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। विदेश नीति का क्या कीजिएगा? पाकिस्तान की विदेश नीति है कुछ? आपने कहा ना कि लोग कह रहे हैं कि भारत ने क्यों नहीं कर लिया। नहीं, पाकिस्तान की विदेश नीति यह है कि जो पाकिस्तान को पैसा देगा पाकिस्तान उसके लिए बोलेगा, और जब तक पैसा देगा। अब छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आजकल अमेरिका की चाकरी चल रही है, कल तक यूएई की चल रही थी। यूएई ने जब अपने पैसे वापस मांगे, यूएई बुरा हो गया। अब सारे के सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यूएई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कल उसे ही यूएई का ये लोग गुणगान कर रहे थे, कह रहे थे कि इससे बेहतर मुल्क नहीं है कोई, बेहतर इलाका नहीं है। चलो दुबई, सब लोग आज उसी